होगा 5,21,000 परिवारों का अपने घर का सपना, पीएम मोदी कराएंगे गृह प्रवेश। आम आदमी को एक बार फिर लगा बड़ा झटका, पिछले 8 दिनों में आज 7वीं बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। देश में निजीकरण के विरोध में बैंक बंद का दूसरा दिन आज, बैंक बंद रहने से लोगों की बड़ी परेशानी। और मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मुकेश सहनी ने की प्रेस वार्ता, बीजेपी को दी खुली चुनौती, का अति पिछड़ों के बेटे के साथ हुआ अन्याय। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुकेश सहनी ने आज राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुकेश सहनी ने आज संजय जायसवाल के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए। संजय जायसवाल के आरोपों को उन्होंने खारिज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर दी सफाई। तो मुकेश सहनी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर सफाई दी है। संजय जायसवाल ने फर्जी मछुआरों से कराई थी शिकायत, ये आरोप वीआईपी सुप्रीमो ने संजय जायसवाल पर लगाया है। दरअसल मछुआरे समाज के हित में किया काम, ये सहनी ने बयान दिया है। सहनी ने बीजेपी को खुली चुनौती भी दी है और आमने सामने बैठकर सवाल जवाब करे बीजेपी की बातें मुकेश सहनी की तरफ से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर कई सारे निशाने साधे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े के बेटे होने के वजह से मेरे साथ हुआ अन्याय। तो देखिए, मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है, साथ ही संजय जायसवाल पर भी कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर मुकेश सहनी को कल मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। इसके बाद मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी जो आरोप लगा रही थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो मुकेश सहनी पर आरोप लगाया, उन तमाम आरोपों का मुकेश सहनी ने सिरे से खारिज उन आरोपों को कर दिया है। उन्होंने खुली चुनौती बीजेपी को दे डाली है। कहा आमने सामने बैठे, बात करे, सवाल करे और जवाब नहीं मिलने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गलत पाए जाएंगे तो फिर संन्यास ले लेंगे। कभी भी मेरे वजह से, मेरे निर्णय की वजह से पूरे बिहार में एक भी निषाद को, मछुआरा भाई को अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो कभी भी आधी रात को हमारे पास आएंगे और फिर मुझे बताएंगे। ऐसे आरोप लगाने के लिए तो बहुत सारे एजेंट और दलाल को बीजेपी ने लेके आएंगे और खड़ा करेंगे। एक भी आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, एक भी सबूत के साथ कहीं अगर कोई दे, आप उसको लिखिए और बताइए हमको, हमसे सवाल आगे कीजिएगा कि आपके निर्णय के कारण ये समाज को आपका नुकसान हुआ। आप बताइए कि मैं इस समाज के हक अधिकार के लिए मैं हर तरह का कुर्बानी देने के लिए बैठा हूं और मेरे रहते हुए मेरे समाज को कोई उंगली उठा दे, कोई उसके साथ नुकसान हो जाए, ये कभी होने दूंगा। कि उनको पता था कि मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, तो आज वो पूरे बिहार में हमको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज बिहार के निषाद को पता है कि मैं पूरे जिंदगी निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं जी रहा हूं। आज इतनी बड़ी लड़ाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? उनके लिए लड़ रहा हूं। तो ये सारे चीजें को लेकर मैं बिहार के जनता के पास जाऊंगा और आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर उसमें हिम्मत है कोई भी चीज का, तो जहां हमें बुलाएंगे वहां पे मैं आऊंगा और मीडिया के समक्ष में वो अपनी बात को रखेंगे कि हमने क्या गलती किया। मैंने 150 पत्र मैंने लिखा है, सिर्फ 3 महीने में हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बोल के हमने कोशिश किया कि पदाधिकारी को बदलने का। बहुत सारा मैंने इंजीनियरिंग सेल नहीं था, मैंने कोशिश किया कि इंजीनियरिंग सेल करने का। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आज उनके पास पावर है, सब चीज है, वो जो कर सकता वो कर सकता। मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो लड़ाई है, अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाना, निषाद को आरक्षण दिलाना, मैं उसके लिए संघर्ष करते रहूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के सामने। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर मुकेश सहनी ने आज प्रेस वार्ता की है और वो बयान अभी आपने सुना कि किस तरीके से मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ये समझ गई थी कि वो झुकने वाली नहीं, टूटने वाली नहीं है। तो देखिए, मछुआरे समाज के हित में उन्होंने काम किया। आज ये मुकेश सहनी ने ये बयान दिया है, अपने ऊपर लगे सभी बयान को
आपको बता दें कि मुकेश सैनी ने खारिज किया। अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, आज वीआईपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही उन पर आरोप लगाया था और संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि जो मुकेश सहनी का मंत्री पद है वो उसी मामले को लेकर के गया है, क्योंकि उनके विभाग में उन्होंने अपनी तरीके से मनमानी की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शुरू से इस बात को कह रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से भी सिफारिश की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अनुशंसा की राज्यपाल फागू चौहान से और मुकेश सहनी का मंत्री पद उसके बाद गया। लेकिन अब मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और हमला बोला है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर, और साथ ही इस बात को भी कहा है कि जो मछुआरा समाज के लोग संजय जायसवाल के पास पहुंचे थे फरियाद लेकर, शिकायत लेकर कि मुकेश सहनी ने अपने विभाग में मनमानी किया है, वो लोग मछुआरा समाज के निषेध, एक और बयान का हम जिक्र करना चाहते हैं, एक और बयान का जिक्र करना चाहते हैं। आज वीआईपी सुप्रीमो ने ये कहा कि बीजेपी ये समझ गई थी कि झुकने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, इसी की वजह से आज ये स्थिति बीजेपी की तरफ से की गई है। बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी ने इस बात को कहा है कि हम झुकते नहीं है, लगातार अपनी बातों को बेबाकी से बोलते हैं और जो आरक्षण की लड़ाई है वो लगातार लड़ रहे हैं और जो मामला उनके विभाग का उठा, उनके मनमानी का आरोप उनके ऊपर लगा, उसको उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया और सहकारिता विभाग जो है, सहकारिता मंत्री जो है वो इस बात का जवाब देंगे। अगर सवाल का जवाब पूछना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को संजय जायसवाल को, तो वो सहकारिता मंत्री से अपने पूछे, वो अपने विभाग में उन्होंने अपनी मनमानी की है, मेरे से पूछ के उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मुकेश सहनी ने कुल मिलाकर पन्ना झाड़ और कहा है कि जो आरोप उन पे लगे हैं वो गलत है और जिन मछुआरा समाज के लोगों को संजय जायसवाल थे वो उनके बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। बिल्कुल निषेध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कई सारी बातों को रखा। उन्होंने कई सारे आरोप एक तो बीजेपी पर लगाए हैं, दूसरी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का विलय करने की बातें उनसे लगातार की जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था और उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी की बदौलत आज उनके साथ इस तरीके से बीजेपी ने हरकत की है। तो देखिए, लगातार कई सारी अहम बातें आज आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने की है और अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का उन्होंने आज सफाई भी देने की कोशिश की। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें कही। तो देखिए, अति पिछड़े के बेटे होने के साथ उन्हें अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि वो अति पिछड़े के बेटे हैं, इसीलिए उनके साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कई आरोप लगाए। सहनी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई भी दी है और उन्होंने कहा कि मछुआरों के हित में उन्होंने काम किया है। अधिक बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई आरोप बीजेपी ने लगाए थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकेश सहनी ने पलटवार किया, आरोप भी लगाए, सफाई भी दी। देखिए, अब ये कुछ दिनों तक चलेगा, वार पलटवार का दौर कुछ दिनों तक चलेगा, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या वीआईपी की तरफ से हो। हाँ, ये साफ कर दिया है मुकेश सहनी ने कि अब वो एनडीए में नहीं है। मतलब ये तय मानिए कि उनके साथ जो बीजेपी की डील हुई थी, जिस डील की लगातार चर्चाएं हो रही हैं, वो डील उस डील को लेकर मुकेश सहनी ने इनकार किया है और उस डील को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये डील हुई थी। अब मुकेश सहनी का ये कहना है कि उनके साथ जो डील हुई थी उसमें उन्होंने 6 साल के लिए एमएलसी का टर्म मांगा था, साथ ही साथ 11 सीट मांगी थी। तो 11 सीट तो दी गई और एमएलसी की भी एक सीट दी गई, लेकिन मात्र 15 महीनों वाली, कोई 6 साल वाली नहीं दी गई। तो उनका ये भी कहना रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब जो बचे हुए मेरा समय है उसके लिए भी मुझे कंटिन्यू किया जाए। अब ये सोचना बड़ा और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी आखिर ये मांग अब किससे कर रहे हैं। जब वो एनडीए कोटे से थे, बीजेपी के कोटे से थे और बीजेपी ने ही उनको बर्खास्त करवा दिया, उनके विधायकों को अपने पाले में कर लिया, तो वो मांग किससे कर रहे हैं? ये भी बड़ा एक सोचने वाली बात है कि आखिर वो मांग किससे कर रहे हैं।
हालांकि चलिए मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, मांग करें। वो उनका लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना रहा है कि मैंने अपने समाज के हित के लिए काम किया है, आगे भी करता रहूंगा, और जो नेता मेरे खिलाफ बोल रहे हैं मैं उनका वीडियो रख रहा हूं और आने वाले चुनाव के समय वो वीडियो मैं दिखाऊंगा। मतलब यहां ब्लैकमेलिंग करने की पूरी बात वो कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं मैं इसको बाद में इस तरीके से दिखाऊंगा, जनता के सामने रखूंगा। और अपनी बातें कहते हुए वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने अपने समाज के हित के लिए काम किया है, मैं लगातार उनके हित के लिए काम करता रहूं। अविनाश, एक बयान उन्होंने ये भी दिया, उसका भी हम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि अब आगे वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं और ना ही आगे झुकेंगे। शायद यही वो कारण रहा कि आज बीजेपी ने उनके साथ ये किया है। देखिए, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में देखिएगा फिर किसी गठबंधन का ये हिस्सा होंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति जो समझता है, जो करता है, उसको ये अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में अपने बलबूते पर कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ गठबंधन की राजनीति ही सबसे बेहतर राजनीति है। बिना गठबंधन के आपको एक सीट नहीं मिलेगी। इससे पहले भी वीआईपी ने कोशिशें की हैं, इससे पहले यूपी में कोशिश की, क्या हुआ हस्र, कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 11 सीट लेकर वीआईपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, मात्र 4 सीटें हाथ लगी। क्या हो गया? मुकेश सहनी को अपनी बातें पता है। हाँ, वो माहौल बनाने में सफल रहते हैं, वो इस चीज का माहौल बनाने में सफल रहे कि उनके पास वोट बैंक है। लेकिन जब बीजेपी को ये पता चल गया कि इनके वोट बैंक का कोई खासा असर है नहीं, यूपी में भी बीजेपी ने देख लिया कि वोट बैंक तो इनके पास है नहीं, ये निषाद समाज करते हैं, निषाद समाज इनके साथ है नहीं, ये तो बीजेपी ने देख लिया क्योंकि वहां वोट नहीं मिले। और यहाँ बीजेपी ने बिहार में भी देखा कि हमने 11 सीटें दी और हमारा वोट भी मिला, इनका वोट भी मिला, फिर भी मात्र 4 सीटें ये जीत के लाए। तो इससे पहले का भी बीजेपी के पास डेटा है कि ये जब अकेले चुनाव लड़े थे तब क्या हुआ था, तो अपनी सीट ये खुद हार गए, तो इनके पक्ष में या इनके लिए इनके समाज के लोग कितने तत्पर हैं, कितने इनके समाज के लोग इनको वोट देते हैं, ये सारी बातें बीजेपी को पता है। देखिए, बीजेपी कोई काम करती है तो वो बिना सोचे समझे, बिना डेटा को समझे वो कुछ नहीं करती है। अब आप ये समझिए कि तब तक बीजेपी को 2020 में ये लग रहा था कि मुकेश सहनी जब उनके पास रहेंगे तो सीटें अच्छी खासी आएंगी, लेकिन जब बीजेपी को ये लग गया कि नहीं, अब मुकेश सहनी के पास वैसा कोई जनाधार नहीं है, इनको लोग नेता नहीं मान रहे हैं, तो यहां से बीजेपी ने पाला छोड़ लिया, चाहे वो बहाना यूपी चुनाव का हो या कुछ और हो। एक सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहते हैं कि हमने देखा था कि कैसे आरजेडी को पीठ में खंजर भोंकने के आरोप के साथ उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। अब एनडीए में भी उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी बच गई है कि मुकेश सहनी ना घर के रह गए हैं और ना ही घाट के। क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में मुकेश सहनी की जो राजनीतिक जनाधार है उसको वो आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? देखिए, ये तो अब उनका मसला है कि वो इसको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये साफ है कि बिहार में जो फिलहाल राजनीति का दौर चल रहा है उसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। उसमें आप अकेले, एक कहावत है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, वही बिहार की भी स्थिति है। आप अकेले मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, आपके लिए यहाँ पर कुछ नहीं करने को है। जब तक आप किसी एक गठबंधन, या तो आप एनडीए के साथ रहिए या इधर महागठबंधन के साथ रहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपको कुछ हासिल हो पाएगा और तभी आपके कुछ विधायक बन पाएंगे, अन्यथा आप नहीं है। यहाँ वोट बैंक साफ तौर में एनडीए और महागठबंधन में बटा हुआ है। कुछ सीटें बिहार की ऐसी हैं जहां पर नेताओं को लोग वोट करते हैं, अर्थात वहां पर ना एनडीए को वोट मिलता है, ना बीजेपी को वोट मिलता है, ना महागठबंधन को, ना आरजेडी को, ना कांग्रेस को, ना जेडीयू को। वहां लोग नेता के चेहरे पर वोट देते हैं और वैसी कुछ एक सीटें हैं जहां यह है। बाद बाकी सीटों पर लोग इस पक्ष के लिए इस मुद्दे पर वोट देते हैं कि सरकार किधर बन रही है उधर ही वोट देते हैं। यहाँ पर है जातिगत समीकरण भी जो है वो बिहार में बहुत खासा है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं अकेले रह के अपनी जाति की बात करके और अपने लिए कुछ सीटें निकाल लाऊंगा, बिहार में ये संभव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा होना पड़ेगा। देखिए, कुछ नहीं होने जा रहा है, आने वाले समय में ये फिर किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे, चुनाव आएगा तो हाँ, उससे पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में भी अपनी टीम का विस्तार किया है इन्होंने, अपनी टीम बनाई है, वहां पे भी जाएंगे, वहां पे भी जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे। तो नेता है, राजनीतिक पार्टी है, ये काम करते रहेंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो तमाम कार्यकर्ताओं से अब खुद मिलेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, मुलाकात करेंगे और पार्टी को विस्तार और पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए। देखिए, मुकेश सहनी अब आने वाले दिनों में अपनी नैया पार लगा पाते हैं या नहीं, ये तो हालांकि समय बताएगा।
लेकिन जिस तरीके से उन्होंने महागठबंधन से भी नाता तोड़ा और अब एनडीए से भी लगभग नाता खत्म ही हो चुका है, तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि मुकेश सैनी आगे अकेले अपनी पार्टी को कितना आगे लेकर जाते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दानापुर के नासिरगंज स्थित जेडीयू नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष की हत्या के बाद परिवार से मिलने पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव पहुंचे। इस दरमियान दीपक मेहता के परिजनों ने सांसद को घटना की पूरी जानकारी दी। बता दें कि सोमवार की रात में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना से उग्र भीड़ द्वारा नासिरगंज पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ भी की गई थी। तो देखिए, रामकृपाल यादव जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है। जिस तरीके से जेडीयू नेता दीपक कुमार मेहता की हत्या हुई है, उसके बाद से अब कई सारे जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके नेता मुलाकात करने के लिए परिजनों से उनके घर पहुंच रहे हैं। वहीं जेडीयू के नेता की सरेआम हत्या हो जाने के बाद राजधानी पटना में भी इसको लेकर सरकार पर अब सवाल उठने लगे हैं और ये लाजमी भी है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही डीजीपी पर सवाल उठा रही थी और कल की घटना के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान देते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में तो नरसंहार होता था। कोई दिक्कत नहीं है, सुशासन का सरकार है। चलिए बोलिए। आप मजाक कर रहे हैं या फिर सीरियसली बोल रहे हैं? एकदम सीरियसली बोल रहे हैं। नरसंहार नहीं ना हो रहा है। लक्ष्मणपुर बात है। 12 मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है, जेडीयू नेता की हत्या हो जाती है, क्या कहेंगे? कानून का राज है। पहले जो कर रहे हैं इस पर मुद्दा उठा रहे हैं, पहले नरसंहार होता था, चाहे लक्ष्मणपुर बातें हो, सेनारी हो, 12 नरसंहार हो। नरसंहार नहीं ना हो रहा है। आपसी दुश्मनी में एक आध घटनाएं तो होती रहेगी, इसको जब तक ये सृष्टि है नहीं रोका जा सकता। जेडीयू नेता की हत्या पर सियासत तेज है और लगातार विपक्ष के द्वारा सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में राजद के विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं और जिसने भी ये किया है उसे कड़ी सजा होनी चाहिए। इस घटना को अंजाम जिसने दिया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये तमाम बातें भाई वीरेंद्र ने कही। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। हत्या होती है तो काफी दुख होता है और लॉ एंड ऑर्डर बिहार में है ही नहीं और शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो हमला हुआ उसकी भी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है और किसी भी जनप्रतिनिधि का साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है कि कल जो घटना घटी है दीपक मेहता के साथ जो उपाध्यक्ष है नगर परिषद का, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की गोपालगंज से आपको बता देते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कार से 30 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गोपालगंज से जहां शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के कुशीनगर से छपरा लाई जा रही थी शराब, तभी ये कार्रवाई। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर गोपालगंज में एक कार से 30 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से 30 कार्टन जो अंग्रेजी शराब है वो उत्पाद विभाग ने जब्त कर लिया है। हालांकि एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल तस्कर से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में आज की सुबह 5 लाख परिवारों के लिए मंगलकारी होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेशम कराएंगे। पीएम मोदी आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए घरों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लाभार्थियों को देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश के हर जरूरतमंद परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास जो है वो जारी है और इस दिशा में एक और कदम प्रधानमंत्री की तरफ से।
सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी कर दी है। आम आदमी को महंगाई का झटका देते हुए पिछले 8 दिनों में आज 7वीं बार ईंधन के रेटों में इजाफा किया गया है। बता दें कि 22 मार्च से ईंधन की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान 24 मार्च को दाम स्थिर रहे, लेकिन इसके बाद तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत आज 100 रुपए के पार पहुंच गई, जिसके बाद दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 100 रुपए 21 पैसे हो गई है प्रति लीटर और डीजल के दाम 70 पैसे की बढ़ोतरी के बाद नई कीमत अब 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। देश में बैंकों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में आज बैंक बंद का दूसरा दिन है। बैंक बंद रहने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि बैंक यूनियन ने 2 दिवसीय यानी कि 28 और 29 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है, लेकिन इस हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, देश में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने 2 दिनों के हड़ताल का आह्वान किया है और आज हड़ताल का दूसरा दिन। आम लोगों को हड़ताल की वजह से परेशानी, बैंक में जो काम करवाने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल कई सारे मांग हैं और उन्हीं मांगों को लेकर तमाम बैंक के कर्मी लगातार 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। आजमगढ़ में ऑल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आजमगढ़ में सभी ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा सभी विभागों में हड़ताल रही। आपको बता दें कि यूनियन की कुल 16 मांगों को लेकर हड़ताल कर्मी जुलूस निकाले और उन्होंने हड़ताल और जुलूस में अखिल भारतीय किसान महासभा के साथ रविंद्र राय और बीएसएनएल के साथी आनंद सिंह के साथ कई कर्मी मौजूद रहे। इसमें हमारी प्रमुख मांग यह है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर जो 6 लाख करोड़ इकट्ठा करने के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच रही है। करीब 4 साल के लिए हम बेच रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को डर है कि 4 साल नहीं है 40 साल के लिए पूरा जीवन भर के लिए बेच देंगे और सारी की सारी सार्वजनिक सेवाएं। बरेली में आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने पशु व्यापारी के परिवार के लोगों को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर लाखों की नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामला दर्ज किया। 14.5 तोले सोना है और करीब 4.5 लाख रुपया है। कल्लू पुत्र छुट्टन कुरैशी, मोहल्ला बाबा कॉलोनी, कस्बा केवलड़िया के द्वारा थाना केवलड़िया पर आकर एक तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि 27/28 मार्च 2022 की रात्रि के में पीछे से आ गए और अलमारी बक्से तथा बेड में रखे कुछ सोने चांदी के जेवर एवं गुल्लक में रखे 15,000 रुपये चोरी करके ले गए। सीतापुर रेऊसा बहराइच मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां आपस में 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।